चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी बाय दुर्गेश सर। आज फिर आपके सामने एक क्लास लेके आया हूँ कक्षा 10 का अध्याय 1 क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एचसीएफ आपको दिया है 306 और 657 का एचसीएफ आपको 9 दिया है। तो आपको एलसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। क्या क्या ज्ञात करना है? एलसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, आपको उसको याद करना पड़ेगा। और आपने पहले भी हमने जब क्वेश्चन किया था वो याद करवाया था, है ना। दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ, हमने सत्ता की जांच वाले में क्वेश्चन इस सूत्र का प्रयोग किया था दोस्तों। तो उसी का यूज करके हम इसको करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब दो संख्या कौन कौन सी है, तो आपके सामने ये दो संख्या दिख रहे हैं ना। यही दो संख्या है दोस्तों, इनका ही एचसीएफ 9 है और इनका ही एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या सूत्र याद करना? हल दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या यूज किया था? एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सूत्र था दोस्तों, ठीक है। मतलब हमें सत्ता की जांच में ये दोनों को बराबर सिद्ध करना था। तो इसी से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है एलसीएम, है ना। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो आपको क्या करना है? एलसीएम ही रहने दो। गुणा की कोई भी चीज अगर पक्षांतर होकर बराबर किधर आते थे तो बटे में जाती है। तो दो संख्याओं गुणनफल और ये कभी बटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एचसीएफ। और बराबर क्या बचेगा? एलसीएम। क्यों एलसीएम बराबर बचा रहे हैं हम? क्योंकि इसका ही मान निकालना है, इसका मान दिया है वो एक साइड, ठीक है। तो अब दो संख्या गुणनफल, मतलब दो संख्या कौन कौन दी है? 306 गुणा 657, ठीक है। इनका गुणा, दो संख्या गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा बटे एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 9 बराबर एलसीएम। चलो इसको काटो, आप कट जाएगा 9 से। देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है। 9 तिया 27, बचे कितने? 3, 9 चौक 36। तो बचा क्या? 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। अब आपको इनका गुणा कर दो, 657 का किसमें गुणा कर दो? 34 में। तो कितना आएगा? सचौक 28 की 8, हासिल का है 2, बचों का 20 और 2 22 के 2, हासिल का है 2, 6 चौक 24 और 26, ठीक है। 7 3 21 की 1, हासिल का है 2, 3 5 15, 16 17 के 7, हासिल का है 1, 3 18 और 1 19। तो कितना आएगा? 8 3 6 6 12, 13 के 3, हासिल का है 1, 10 12 2, हासिल का 22,338। कितना आएगा? 22,338 आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में बस अपने को इतना ही करना था, है ना। और ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एमपी बोर्ड में, है ना। एग्जाम पिछले जो हम उठाएंगे पेपर, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों और 3 नंबर में आया है। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना था दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये आप अच्छे समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n का अंक जो है, 6n अंक है वो 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त हो सकता है या सकती है लिखा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-3 चीजें आप लोग बता देते हो दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरिकल है, इसमें लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो 5 से डिवाइड होगी। अब कोई सी भी संख्या उठा के देख लो, कोई सी भी कोई सी भी संख्या आप उठा के देख लो, 10 50 100 कितना भी उठा के देखो, अगर वो 0 पे समाप्त हो रहे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 5 से 10 बार चले जाएगा, 5 से 2 बार चले जाएगा, 5 से 4 बार चले जाएगा दोस्तों। मतलब डिवाइड होगी वो 5 से। मतलब कहने का मतलब है अगर वो 6n 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसमें एक गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर 5 गुणनखंड आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या n
n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर नहीं आया 5 तो समझ लेना वो कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 6n 0 पर समाप्त हो गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हल। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 5 से विभाजित होगी। अर्थात क्या दोस्तों, अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होगा। इतनी बात याद रखना है दोस्तों, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, है ना, तो वो 5 से डिवाइड 100% हो गया। आप ट्राई कर लेना, कोई सी भी संख्या लेना जो 0 आएगा पीछे समझ लो 5 से डिवाइड होगी, आप कुछ भी कर लेना, तो 5 गुणनखंड होगा। तो हम देखते हैं, लेकिन क्या, लेकिन 6n को हम जब डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो 2n गुना 3n होंगे, 2 3 और घात ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से निकलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 घात n में 2 और 3 के अलावा कोई और गुणनखंड या फिर बोल सकते हैं 5 कोई और गुणनखंड नहीं है, है ना, और नहीं है मतलब 5 इसका एक गुणनखंड होना, अतः इसका 5 एक गुणनखंड होना था, लेकिन नहीं है ना, लेकिन नहीं है। तो अब नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता या सकती है, ठीक है। कोई भी प्राकृत संख्या 6n के लिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें एक गुणनखंड 5 आना था जो आया नहीं दोस्तों, इसी कारण ये कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो, ऐसा मतलब ये कथन बोल सकते हैं हम कि पूरी तरह से गलत है ना। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या 6n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हमने जांच किया तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, तो हम बोल सकते हैं हमारी जो भी कल्पना हमने की थी करके चल रहे थे वो गलत थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको थ्योरिकल इस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो अधिकतर बच्चों तक शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ।